नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक़। अस्सलाम वालेकुम। बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक ख़बर का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की मुनासिबत से हम हर रोज़ रोज़ाना सियासत में शाये होने वाली हदीस मुबारक का को आपके सामने पेश कर रहे हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज़ भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी न किसी इरशाद मुबारक से करते हैं। तो बहरहाल आज रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर जो हदीस मुबारक शाये हुई है उसे हम सुना कर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और वह हदीस कुछ इस तरह है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इरशाद है, जिसको कुरान ने इस कदर मशगूल कर दिया कि कोई दूसरा ज़िक्र ना करेगा और कुरान की वजह से उसको दुआ मांगने की फ़ुर्सत भी ज़िक्र ना कर सका और कुरान की वजह से उसको दुआ मांगने की फ़ुर्सत भी ना हुई, तो मैं उसको मांगने वालों से ज़्यादा अता करता हूँ। तो बहरहाल हम दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको कुरान मजीद पढ़ने, कुरान मजीद समझने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और आप देखेंगे सबाहिया जो मदरसे हुआ करते थे, अब हैदराबाद में वो सबाहिया मदरसे यानी ख़त्म हो चुके हैं या दिखाई नहीं दे रहे हैं। और असर और मगरिब के दरमियान या मगरिब और ईशा के दरमियान भी तो कुरान मजीद पढ़ाने का मुख्तलिफ़ मसाजिद में यानी हर मस्जिद में इंतज़ाम हुआ करता था, वो भी अब नापीद हो गया है ऐसा लगता है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको लिए चलते हैं तेलंगाना। वैसे तो इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर जो जंग मसलत की है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्या अपडेट है वो उससे बारे में आपको वाकिफ़ करवाएंगे। लेकिन जहाँ तक रियासत तेलंगाना का सवाल है नाज़रीन, आपको बता दूँ कि रियासत तेलंगाना में फ़िरका परस्त दरिंदों की यानी सरगर्मियों में इजाफा होता जा रहा है। और आप ये भी देख रहे हैं कि हालिया अरसे के दौरान मुख्तलिफ मसाजिद को निशाना बनाया गया है, दरगाहों को निशाना बनाया गया है, आशुर खानों को निशाना बनाया गया है और मसाजिद को शहीद भी किया गया है। विमलवाड़े की जो दरगाह है आप देखेंगे उसका तो नाम निशान मिटा दिया गया। और अफसोस की बात है कि कांग्रेस की हुकूमत में ये हुआ है, लेकिन कांग्रेस की हुकूमत को बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, ये सोचने वाली बात है। KCR का जहाँ तक सवाल है, ये कह सकते हैं कि KCR के दौरे हुकूमत में इस तरह के वाक़यात यानी फ़िरका परस्त दरिंदों को उठने का मौका नहीं दिया गया था, लेकिन उस वक्त भी मसाजिद शहीद की गई थी, दरगाहों पर भी यानी मुनज़्ज़म किया गया था और आशुर खानों को भी शहीद किया गया था। तो बहरहाल अब रेवंत रेड्डी हुकूमत में भी उसी तरह के हालात बनते जा रहे हैं, लेकिन फ़िरका परस्तों की जो सरगर्मियाँ हैं उसमें इजाफा हो रहा है। हम ये खबर इससे ताल्लुक़ रखती है। सिद्दीक़ साहब, आप देखेंगे कि RSS का जहाँ तक सवाल है, RSS शुमाली हिंद में बहुत ज़्यादा यानी अपने आप की सरगर्मियों को हवा दे चुकी है और बढ़ा चुकी है, फ़रोग़ दे चुकी है। हालाँकि इसका जो आगाज़ हुआ है महाराष्ट्र से हुआ है, नागपुर से हुआ है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर भी है। तो बहरहाल रियासत तेलंगाना में भी RSS के 1 साल पहले जो शाखाएं थी या ब्रांचेस थी वो सिर्फ आपको बता दूं कि 300 हुआ करती थी, लेकिन आज हाल ये है कि 3400 शाखाएं काम कर रहे हैं RSS की। तो ये बहुत मैं समझता हूं कि बड़ी बात है। कांग्रेस के खासतौर पे दौर में महसूस किया जा रहा है साहब कि इसमें जो है ना लोगों को फ़िरका परस्तों को ज़रा खुली छूट दे दी गई है, इन्हें हुकूमत की गिरफ्त इन पर नहीं है, बिल्कुल ऐसा महसूस हो रहा है। और ख़ासतौर पर आप देखेंगे कि जब KCR थे तो इतने वाक़यात नहीं होते थे, फिर भी जो है ना फ़ौरन से लॉ एंड ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग था और कंट्रोल कर लिया जाता था। लेकिन जब से कांग्रेस हुकूमत आई, इन पे कोई ख़ास कड़ी नज़र नहीं रखी जा रही है और जिसके से इनके अज़ाइम बहुत बुलंद हो चुके हैं। रियाज साहब, अगर देखा जाए ख़ासतौर पे जो BJP के जो MPs हैं यहाँ के, जो जहर उगलते रहते टाइम टू टाइम जो है ना, और जो MLA गोशामेल कमलून, तो ये लोग के ऊपर जो है ना कोई लगाम नहीं है, कोई छूट नहीं है, कोई केसेस होते हैं ना इनको पकड़ा जाता है, तो जिसकी वजह से इनके अज़ाइम बहुत बुलंद हो गए। रियाज साहब, मेरे को महसूस हो रहा है जब से कांग्रेस हुकूमत यहाँ पे आई है जाना है साहब। जी। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक RSS का सवाल है, RSS के बारे में ख़ुद राहुल गांधी ने कहा है कि ये मुल्क के लिए ख़तरा है, मुल्क के लिए बहुत से बड़ा ख़तरा बनाई हुई RSS। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि महात्मा गांधी यानी बाबा कौम महात्मा गांधी का जब कत्ल किया गया, नाथूराम गोडसे जो हिंदुस्तान का पहला दहशतगर्द था, और आपको ये बता दूँ कि उसका ताल्लुक़ भी RSS साथ है, लेकिन बाद में RSS ने उसको दूर कर दिया, उससे अपना दामन झाड़ लिया और ये जाहिर किया गया कि ये RSS का कारकुन नहीं था। तो बहरहाल आपको बता दूँ कि ये भी कहा जाता है कि बाबा कौम महात्मा गांधी के कत्ल की साजिश जो है सावरकर ने रची थी, लेकिन सावरकर ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया था नाथूराम गोडसे को अदालत में जब बैठे थे ये, और बैठे थे ऐसे कि जैसे ये एक दूसरे को नहीं पहचानते। तो बहरहाल नाज़रीन, इस बारे में अदालत ने जो फैसला सुनाया, सावरकर को तो सज़ाए मौत हुई, लेकिन हमारे गोडसे को तो सज़ाए मौत हुई, लेकिन सावरकर तो बच गया। लेकिन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान के पहले वज़ीर दाखिला सरदार
सरदार पटेल ने आरएसएस पर पाबंदी लगा दी थी। तो आरएसएस को ये कहा जाता है, अगरचे ये सकाफती तंजीम कहते हैं, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि आज तक ये रजिस्टर्ड तंजीम नहीं होती है, समझे आप। जी हाँ, कोई रजिस्ट्रेशन कोई है ही नहीं इसका जो है ना, और कहाँ से फंड्स आता है कोई हिसाब कार्रवाई क्यों नहीं की जाती समझ में नहीं आता। आप रजिस्टर्ड नहीं, अगर कोई दूसरा चंदे वसूल करता है, दूसरा अगर इस तरह की सरगर्मियां करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। आरएसएस अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ये कानून क्या कर रहा है? बिल्कुल, ये देखिए आप, कई उलमा बंदे क्या बोलते मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ है बेचारा, कुछ भी नहीं है, बरसों से जेल में बंद पड़े हुए मौलाना जो है ना, मालूम है ना आप, यूपी के जो है ना, क्या बोलते मनी लॉन्ड्रिंग, जाकिर नायक मनी लॉन्ड्रिंग। तो इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग क्यों नहीं है? फिर कहाँ से आता है फंड्स, पैसा जमा कौन करता है, क्या हिसाब किताब क्या है, अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, ये बताइए आप। अरे आप खुद हिंदुस्तानी अखबार नहीं सिद्दीक साहब, आप देखेंगे यूरोपियन अखबार, अमरीकी या बरतानवी अखबार में ये रिपोर्ट्स आई हुई हैं कि आरएसएस अपना इमेज साफ करने के लिए, इमेज बेहतर बनाने के लिए अमेरिका में उस लॉबिंग फर्म को उसने पैसे दिए हैं, यानी रकूमात अदा की हैं, हायर किया है, जो इसकी खिदमत पाकिस्तान हासिल करता है। बिल्कुल सही बात है, जो है ना वहाँ पे सरगर्मियाँ तेज़ी से जारी हैं इनकी, और बहुत ही जो है ना एक्टिव तंजीम है वहाँ पे। इन्हें इनकी जो दायरा कार है बहुत वसी है वहाँ पे जो है ना, अमेरिका में सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज तरीके से लोग काम कर रहे हैं अमेरिका में भी जाके जो है ना। अब बताइए कि वहाँ का भी जो डायस्पोरा है उनके ऊपर भी इनके असरात है जो है ना बाज़ाब्ता, और इवन जो है ना कांग्रेस में भी जो है ना इनके असर वाले लोग रहते हैं, इनके दलाल मौजूद हैं जो बराबर इनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप अंदाजा लगाइए, इंडियन कांग्रेस में बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल इंडियन कांग्रेस में भी है जो ना, कांग्रेस में भी है, इवन अमेरिका में भी जो है ना मौजूद है, वहाँ के कई लोगों के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस है आरएसएस का। लेकिन आप देखेंगे यूएसएससी आईआरएफ जो मजहबी यानी खिलाफ वर्जियों या मजहबी आज़ादियों को जो कुचला जाता है उस पर नज़र रखने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये कांग्रेस को तजावीज़ पेश करती है। और अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि अमेरिका में आरएसएस पर पाबंदी आयद कर दी जाए, और अमेरिका में आरएसएस के अहदेदारों का जो वीज़े जारी किए जाते थे उस पर भी पाबंदी आयद कर दी जाए, क्योंकि अमेरिकी की इस ऑर्गेनाइजेशन ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आरएसएस हो या उसके ज़ैली तंजीमें हैं वो मुसलमानों और ईसाइयों को सता रहे हैं, मसाजिद को और गिरजाघरों पर बुलडोज़र चला रहे हैं, और सरकारी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है, नफरत का सौदागरी की जा रही है। आरएसएस के बारे में ये ख़ास तौर पर कहा गया है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आरएसएस पर पाबंदी आयद हो सकती है, जबकि रा के बारे में भी कहा गया है, लेकिन रा ये हमारी कौमी ऑर्गेनाइजेशन है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हम उसके बारे में उसका डिफेंड कर सकते हैं उसको, लेकिन आरएसएस को डिफेंड नहीं कर सकते। आरएसएस ने किया ही क्या है जो उसको डिफेंड करेंगे? अगर मैं बताता हूं कि अगर आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो हुकूमत को शर्म आनी चाहिए, निफाज कानून की एजेंसियों को शर्म आनी चाहिए कि उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आज तक। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, रॉ का जो मामला है वो पॉलिटिकल विंग है, देखा जाए तो आपको जो है ना मुल्क की सलामती के लिए काम करते लोग, लेकिन उनका कोई नेगेटिव इमेज नहीं है वैसा जो है ना, वो तो सीक्रेट सर्विस है जो बाहर काम करती है, मोसाद है, आईएसआई है, वैसी काम करती है। लेकिन ये जो आरएसएस है इसका कुछ भी इन्हें है ही नहीं, इसका देखा जाए तो एग्जिस्टेंस देखिए लीगली कुछ है ही नहीं इसका, लेकिन बराबर एक्सपेंड होते जा रही है। आप गौर करिए इसको। लेकिन तेलंगाना में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को बहुत संजीदगी से इस मसले को लेना चाहिए, वरना आप देखेंगे कि किस तरह की हालत ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं। बार बार मजहबी जुलूस निकाले जा रहे हैं, मसाजिद के सामने डीजे बजाया जा रहा है, ये बहाना बनाया जा रहा है। अब अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह के यहाँ के क़ुबूर की बेहरमती की जा रही है, और दरगाहों को शहीद किया जा रहा है, मसाजिद को शहीद किया जा रहा है। ये सोचने वाली बात है, और बहुत ही सोच समझ कर ये इस बारे में फैसले करने चाहिए रेवंत रेड्डी हुकूमत को, बड़ी संजीदगी के साथ करने चाहिए। इसी वजह से न्यूज़ एडिटर सियासत आमिर अली खान ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ये जो बजट इजलास है जिसका कल से आगाज हो रहा है उसमें अक़लियतों के लिए सब प्लान बनाया जाए और मंजूरी दी जाए सब प्लान को, और नफरत अंगेज वो तकारीर, वो इश्तियाल अंगेजी के खिलाफ कानून बनाया जाए। उन्होंने कही है ये बात। अब आप अंदाजा कीजिए कि हर त्यौहार के मौके पर आए दिन आप देखेंगे कि डीजे बजाया जाता है, मस्जिद के सामने ठहराया जाता है, इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाते हैं। हाँ, ये क्या है भाई? बिल्कुल है ना, जैसा कर्नाटक में लेजिस्लेचर बनाया गया ना, कानून बनाया गया, लेकिन गवर्नर ने वहां मंजूरी नहीं दी सिद्दीक साहब। अच्छा, अभी तक नहीं दी जाए ना, गवर्नर तो बीजेपी का है, वो कैसा देगा बताइए जाना। तो यहाँ पर भी वो जरूरी है निगाह रखने की रियासत, वरना अदरवाइज लोग लॉ एंड ऑर्डर को बहुत खराब कर देंगे लोग, अगर देखा जाए तो, और इनको खुली छूट दे दी गई तो जाना। और अब देखेंगे कि कौमी सतह पर इस तरह के कानून बनाना चाहिए। जो आमिर अली खान साहब ने जिस तरह कहा कि तेलंगाना में भी ये कानून बनाना चाहिए, उन्होंने हवाला भी दिया कि कर्नाटक में ये कानून बनाया गया है, कौमी सतह पर भी बनाना चाहिए। अब यूएपीए बनाया गया, अब सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। क्या किसी आप विश्व हिंदू परिषद के लीडर के खिलाफ इस्तेमाल हुआ? किसी आरएसएस के खिलाफ यूएपीए इस्तेमाल हुआ? किसी बीजेपी कायद के खिलाफ यूएपीए इस्तेमाल हुआ? बताइए। जी हाँ बिल्कुल, कभी नहीं हुआ। सिर्फ जो है ना मुसलमान बच्चे, खासतौर पर यंगस्टर्स, जो स्टूडेंट्स यूनियन के बच्चे हैं पूरे, उनके खिलाफ ही इस्तेमाल किया गया, उनको जेलों में डाल दिया गया, और कोई केस उनकी ना सुनवाई हुई, ना कोई उनकी हियरिंग होती है, बराबर कोई चीज़ नहीं होती है इनके ऊपर।
तो ये पाबंदी जो है ना आयद कर दी गई जो है ना यूएपीए ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए बनाया गया है। ये तो बात पक्की है, साबित है जो है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अरे आप देखिए कि किस तरह के बच्चों की ज़िंदगियां तबाह कर दी जा रही हैं सिद्दीक साहब, ये क्या है? मैं समझता हूँ ये जुल्म है और इस तरह का जुल्म नहीं होना चाहिए। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक आमिर अली खान साहब का मैंने जिक्र किया है, आमिर अली खान साहब ने हवाला दिया है ख़ास तौर पर रेवंत रेड्डी का जो खिताब का, जो उन्होंने क्रिसमस डिनर के मौके पर ऐलान किया था कि वो रियासत में इश्तियाल अंगेज़ी और नफरत अंगेज़ बयानात देने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून साजी करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, और करके जो है ना गवर्नर के पास भेजना चाहिए उसको जो है ना सिफारिश के लिए जो है ना। तो खासतौर पे जो यहाँ के जो बीजेपी एमपीज़ हैं ना, वो बड़े इश्तियाल अंगेज बयान दे रहे हैं, इश्तियाल अंगेजी पैदा कर रहे हैं लोग जी हाँ, मुसलमानों के खिलाफ जो है ना। अरे सिर्फ इंतखाबात जीतने के लिए, वही मामूली इंतखाबात इंतखाबात के लिए। जीतने के जी लिए हाँ, बिल्कुल जी हाँ, इतना नहीं गिरना चाहिए इंसान जी को। हाँ, बहुत गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं। अरे जो है अगर ना, आप बात करते हैं तो आप आइए, तरक्की के नाम पर आप वोट लीजिए। वो नहीं जो है ना उस हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट लेते हैं लोग। जी जी, वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं एक और ख़बर आ रही है और हम इस सिलसिले में हमारे माहिर तालीम मोहम्मद सिद्दीक से बात भी करेंगे और ये उस पर वो ज़्यादा रोशनी डाल सकते हैं। वैसे भी आपको बता दूं कि डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी के दौरे हुकूमत में फ़ीस रिम्बर्समेंट जो स्कीम शुरू की गई थी वो KCR के दौर में जारी रही और अब भी जारी है। लेकिन आपको बता दूँ कि जो प्रोफेशनल कॉलेजेस है, ख़ास तौर पर इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के कॉलेजेस है और दूसरे जो प्रोफेशनल कोर्सेस है MCA MBA वगैरह, तो बहरहाल उन कॉलेजेस से जो ग्रेजुएशन की तकमील करते हैं उनको उन तलबा को जो एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है या असनादात हैं वो जारी नहीं किए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से अब तक फ़ीस नहीं आई है, इसलिए हम आपको सर्टिफिकेट्स नहीं दे सकते। जबकि इन बच्चों को मुलाजिमतें करने हैं, इंटरव्यूज़ देने हैं, इसके अलावा बैरून ममालिक भी उन्हें जाना होता है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और माँ बाप जो है इस दर उधर से कर्ज लेकर कॉलेज इंतज़ामिया को अदा करते और कॉलेज इंतज़ामिया ये कहता कि जब फीस आएगी तो हम पैसे वापस कर देंगे, लेकिन ऐसा किसी के पैसे वापस नहीं हुए अब तक, ये कहा जा रहा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दें कि स्कॉलरशिप के लिए तलबा के जो सर्टिफिकेट्स है वो जारी ना करने पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने शदीद बरहमी का इज़हार किया है और कहा है कि तालीमी इदारों को, मैनेजमेंट को तालीमी असनादात रखने, अपने पास रखने का कोई हक़ नहीं है। बिल्कुल। और फ़ीस देना हुकूमत का काम है, वो हुकूमत का और आप जाने, लेकिन स्टूडेंट्स को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। वाज़ेह तौर पर तेलंगाना हाई कोर्ट ने ये बात कही है। बिल्कुल नहीं साहब, इससे पहले भी है ये चीज़, लेकिन उसके बावजूद अमल कौन करता है ये बताए, अमल नहीं करते। देखिए अगर बच्चों का अगर आप वो नहीं हो रहा है, सर्टिफिकेट नहीं दे सकते तो आप केस डाल दे सकते हैं। बिल्कुल केस बुक करके जो है ना इनको लाना चाहिए। और ये दूसरे और एक मसला, ये फीस रिम्बर्समेंट का जो मसला है ना रियाज भाई, काफ़ी दिनों से जो है ना पेंडिंग है, यानी काफ़ी फंड्स रिलीज नहीं हो रहे हैं गवर्नमेंट के, इनके अकाउंट्स में आ रहे हैं, फर्ज बनता है वही। तो इसके से स्टूडेंट्स परेशान है और कॉलेज पे दबाव बढ़ता जा रहा है कॉलेज पे, क्योंकि जब उनको जब नहीं आएंगी फीस तो फिर वो लोग कैसा जो है ना इन्हें कम फीस पे एडमिशन लेते हैं लोग। क्यों? ये भरोसे पे कि कल ने तो आज ने तो कल रिम्बर्समेंट इनकी फीस बच्चों की आ जाएगी जी। और बेचारे बच्चे इतने पैरा जूते घस दे रहे हैं जो है ना, मालूम आपको, ये डॉक्यूमेंट वो इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, ये वो, बेचारे रात दिन चक्कर लगा के करके जब सबमिट करते हैं पता चलता है कि फंड्स नहीं है हुकूमत के पास। जी जी। तो ये जो है ना काफ़ी अरसे से जो है ना बहुत बड़ा इशू बना हुआ है रियाज साहब। बहरहाल नाज़रीन हमने आपको जो खबरें सुनाई हैं आपको ये बताते हैं कि SIR देखिए क्यों 1 अप्रैल से हैदराबाद और तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर शुरू हुआ है, यानी रियासत तेलंगाना में शुरू हुआ है। इस सिलसिले में लोगों के पास कई उलझनें पाई जाती हैं, कई सवालात पाए जाते हैं, कई परेशानी का शिकार हो रहे हैं लोग और बहुत परेशानी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बग़ैर किसी उसके आप दफ्तर रोज़नामा सियासत आ सकते हैं, आपकी रहनुमाई की जाएगी और आपको ये बताया जाएगा कि क्या 2002 की बुनियाद पर जो SIR किया जा रहा है, 2002 में क्या आपका, आपके वालिदैन का, आपके शौहर का, आपके बीवी का नाम मौजूद था, ये हम आपको बता सकते हैं और आपकी रहनुमाई भी यहाँ पर रोज़नामा सियासत की जानिब से की जा रही है और न्यूज़ एडिटर सियासत जनाब आमिर अली खान ने इसके लिए खुसूसी हेल्प डेस्क भी कायम किया है। तो ये बहुत बड़ा कदम है और मैं समझता हूँ कि हैदराबाद के 14 यानी ग्रेटर हैदराबाद के 14 असम्बली हलकों का इसके ज़रिए अहाता किया जा रहा है और ख़ास तौर पर मुसलमानों की कोई रहनुमाई की जा रही है। सिद्दीक साहब आपको बता दूँ कि इस कदर हमारे पास यानी डिसिप्लिन ही नहीं है। हालांकि आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह वक्त की कदर दीन इस्लाम ने सिखाई है। 5 वक्त की नमाज जो है वो खुद डिसिप्लिन का सबसे बड़ी मिसाल है। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना मतलब लोगों में जो है ना कोई जिम्बिश जरी भी नहीं, हरकत नहीं है, बराबर आके देख रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इतना हम कोशिश करने के बावजूद भी लोगों में कोई हरकत नहीं देखी जा रही है। ऐसा खासतौर पर यंग जनरेशन की बात कर रहा हूँ, जो 18 जो क्रॉस कर लिए हैं उनके नाम ऐड होना ना उसमें आके करके कोई लीस्ट बॉर्डर हैं पूरे जो है ना, तो ये बहुत अफसोसनाक बात है अगर देखा जाए तो। ये भी हम रहनुमाई करने के लिए हम तैयार है, लेकिन आ कोई नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे बताइए, कौम का क्या होगा।
सिद्दीक साहब देखिए वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, लेकिन आपको ज़रूर जद्दोजहद करनी चाहिए। जद्दोजहद करेंगे, कर मेहनत तो खान नेमत का जी, मामला है यहाँ पर। हर का फ़ी बरका एक अरबी में मुहावरा है, हरकत में बरकत है जिसका तर्जुमा है। तो बहरहाल नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक जायदाद का सवाल होता है, ज़न ज़र ज़मीन, ये बहुत ही ख़तरनाक चीज़ें होती हैं। और पहला जो कत्ल हुआ था ज़न के लिए हुआ था, और आप देखेंगे कि गुनाहों की तरफ जो ले जाया जाता है, इसी राह से इंसान गुनाह की तरफ पहुंचता है। तो बहरहाल आपको लिए चलते हैं हैदराबाद। हैदराबाद के अब्दुल्लापुर मेट एक मुज़ाफ़त इलाका है, वहाँ पर एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसमें एक भाई ने अपनी बड़ी बहन को सिर्फ़ और सिर्फ 60 गज़ ज़मीन के लिए कत्ल कर दिया। न सिर्फ कत्ल किया, उसका गला घोंट कर कत्ल किया, बल्कि उसके लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे अब्दुल्लापुर मेट में वाक़ पेद्दा चेवरलू जो झील है उसमें फेंक दिया। जी हाँ, बहुत ही यानी इतने सीरियस क्राइम्स हो रहे हैं, मैं बता नहीं सकता हूँ आजकल जो है ना, खासतौर पर जायदाद के लिए इन्हें भाई बहन को बख्शने तैयार नहीं है, बहन भाई को नहीं बख्श रही जो है ना। अब रिसेंटली थी कि एडवोकेट का कत्ल हुआ था जो है ना तांडूर में जो है ना, जी हाँ, जी हाँ। जायदाद का मसला था जो है ना, एक एडवोकेट लेडी को जो लेडी कत्ल को कर दिया कत्ल गया किया था। गया। तो इन्हें कुछ भी अब यहाँ पे कोई मतलब रिश्ते का पास लिहाज है ही नहीं रहा साहब, बिल्कुल पैसे की खातिर प्रॉपर्टी के लिए कुछ भी कर सकता है इंसान, किसी हद तक जा रहा है जो है ना। बताइए कितनी बदबख्ती की बात है, कितने अखलाकी अक़दार जो है ना हमारे ख़त्म इस तरह गिर गए हैं कि ये किसी हद तक भी जा सकता है इंसान जो है ना। आपसी खूनी रिश्तों को भी ये बख्श नहीं रहा है। और आप देखिए नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक इस खबर का ट्विस्ट है, उस वक्त यानी टर्निंग पॉइंट इस वक्त आया, अहम मोड़ उस वक्त आया जब भाई ने, जिसका नाम पप्पू राम है, पप्पू राम ने, आपको बता दूं कि पप्पू राम कमावत उसका नाम है, पप्पू राम कमावत ने अपनी बहन को अपने दो दोस्तों, एक का नाम राकेश कुमार कमावत बताया गया है, दूसरा सुनील कुमार बताया गया है, इन दोस्तों की मदद से पहले तो उसका गला घोंटा उसके अपने घर में, और फिर उसे घर में छुपा कर रख दिया डेड बॉडी कई दिन तक। और बाद में परेशान होकर कार में इस डेड बॉडी को अब्दुल्लापुर मेट की जो पेद्दा चेरुवू है, पेद्दा चेरुवू, वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर टुकड़े टुकड़े किए गए, बैग में भरा गया और फिर झील में फेंक दिया गया। और फिर आप देखेंगे कि ये जो भाई है पप्पू राम, वो खुद पुलिस स्टेशन पहुंचता है और कहता है कि मेरी बहन लापता है कई दिन से, और पुलिस को शक होता है, पुलिस उससे तफ्तीश करती है और बहुत सख्ती करती है, तो वो अपने जुर्म का एतराफ़ कर लेता है और बताता है कि 120 गज़ ज़मीन जो है, या प्लाट जो है 120 गज़ का, मुरबा गज़ का, वो बहन और भाई दोनों ने ख़रीदा था और नाम पप्पू राम के नाम पर रखा गया था। अब बहन इसरार कर रही थी कि 50 गज़ 60 गज़ ज़मीन जो है वो उसके नाम कर दी जाए, और पप्पू लालच में आ गया और पप्पू ने, आप देखिए, उसका गला दबाकर कत्ल कर दिया। जी जी, बहुत ही तो सीरियस किस्म के क्राइम है रियाज साहब। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो है ना, मतलब प्रॉपर्टी के लिए, ख़ास तौर पे पैसे के लिए बहुत ख़तरनाक क्राइम्स हो रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद में जो है ना। अब इसका सोल्यूशन क्या है? मतलब पुलिस के पास कोई सोल्यूशन नहीं है, इसका सोल्यूशन है माहिर समाजियात, सोशलिस्ट जो है ना, इसके जड़ तलाश कर सकते हैं कि इस तरह के सीरियस क्राइम्स क्यों हो रहे हैं यहाँ पे जो है ना। ये जो है ना उनका, यानी माहिर समाजियात का काम है कि इसकी जो है ना असबाब मालूम कर सके कि क्यों इतने अक़दार हमारे जो है ना, अक़दार में इन्हितात क्यों आ गया है, इतने क्यों डिक्लाइन हो गए हमारे अक़दार जो है ना, अखलाकी वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, जो वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं आप। क्राइम्स को इस तरीके से कंट्रोल नहीं किया जाता, इन्हें रूट कॉज क्या है उसके जाके मालूम करके उसको जो है ना कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज सतही तौर पे इसको कंट्रोल हम नहीं कर सकते, ये बात पक्की है जो है ना। यानी पुलिस कुछ नहीं कर सकती इस सिलसिले में। तो ये जो है ना देखना चाहिए क्या वजह से जो है ना इतने हमारे अक़दार, समाजी अक़दार गिर गए हैं जो है ना। तो ये जो है ना मालूम करना है, मालूम करके इसके असबाब तलाश करके इसको जड़ पेड़ से निकाला जा सकता है, इस किस्म के जो क्राइम्स हो रहे हैं जो है ना। तो मेरे ख्याल से जो है ना ये है इसका सोल्यूशन, पुलिस के पास नहीं है इसका सोल्यूशन। जी बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद का सवाल है, याद रखिए कि हैदराबाद फ़रक़ंद बुनियाद के दामन में ऐसे यानी गौहर नायाब पैदा हुए हैं जिन्होंने आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा यानी मुल्क व मिलत का नाम रोशन किया है। इसमें आपको बता दूं कि हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली मुमताज़ मुजाहिद आज़ादी की शख्सियत मकबूल अहमद, उनकी जो बेटी हैं, और हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मुमताज़ माहिर तालीम इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर मुमताज़ अली, जो फ़िलवक्त मलेशिया में मुक़ीम है और मलेशिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मलेशिया के वो प्रोफेसर हैं। तो बहरहाल उनकी अहलिया मोहतरमा जीनत का, डॉक्टर जीनत कौसर अब इस दुनिया में नहीं रही। और आपको ये बता दूं कि डॉक्टर जीनत कौसर मलेशिया यूनिवर्सिटी में
पॉलिटिकल साइंस की जी। लेक्चरर भी थी, वो पढ़ाया भी करती थी और तलबा बिरादरी में, असातिज़ा बिरादरी में बहुत मकबूल थी। और आपको बता दूं कि एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान साहब के अच्छे मरासिम थे हमारे डॉक्टर मुमताज़ अली और उनके अरकान ख़ानदान से। जी। तो जहाँ तक डॉक्टर जीनत कौसर का सवाल है, आपको बता दूं कि हैदराबाद के नामपली गर्ल्स स्कूल से उन्होंने तालीम हासिल की, फिर उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने PhD किया और फिर कतर यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने यानी इंटरनेशनल रिलेशंस की तालीम दी। ये गैर मामूली खातून थी और इनकी कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी में 9 किताबें आ चुकी हैं और हुकूक़ निस्वां पर मगरिब का जो नज़रिया था उसे उन्होंने रद्द किया था। और उनकी तड़प मैंने देखी है ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मसले पर, जिस तरह फ़लस्तीन में बच्चों को शहीद किया जा रहा था, ख़वातीन को शहीद किया जा रहा था, तो मोहतरमा डॉक्टर जीनत कौसर तड़प जाती थी और उनके कई नग़मे, कई तराने भी मंजर आम पर आए थे और रोज़नामा सियासत में उनके आर्टिकल्स भी शाये हुआ करते थे। और जब भी वो हैदराबाद तशरीफ़ लाते अपने शौहर के साथ डॉक्टर जीनत कौसर और डॉक्टर मुमताज़ अली, वो ज़रूर एडिटर सियासत जनाब जाहिद अली ख़ान से मुलाकात करते और यहाँ जिनका बहुत वसी हल्का है हैदराबाद में भी। और ये जो जोड़ा है न सिर्फ मलेशिया में बल्कि हैदराबाद में भी जो मुस्तहिक़ तलबा हैं उनकी मदद किया करता था। और मैं तो आपको बताता हूँ सिद्दीक़ साहब, मैंने उन्हें रोते हुए देखा है फ़लस्तीनियों के मसले पर और उनके जो तराने उन्होंने लिखे हैं। और हालांकि बहुत बीमार रहा करती थी, लेकिन जिस अंदाज में उन्होंने फ़लस्तीन के बारे में रात रात बैठ कर लिखा है वो आम लोग नहीं कर सकते। जी हाँ, यह हैदराबाद का बहुत बड़ा नुकसान है। ये बहुत बड़े चंद एक गौहर नायाब हम कह सकते हैं हैदराबाद के जो पैदा हुए हैं, जो सारी दुनिया में जो है ना नाम ये लोग जो है ना पैदा किए हैं, कर रहे हैं। और इससे पहले भी आप देख सकते डॉक्टर हमीदुल्लाह और डॉक्टर रज़ियुद्दीन सिद्दीकी, बड़े जो है ना लोग गुजरे हैं हैदराबाद के। ये सब हैदराबाद से कुरान डॉक्टर हमीदुल्लाह जो है, डॉक्टर हमीदुल्लाह जो है ना मुतरजिम कुरान जो है ना फ्रेंच कई लैंग्वेज में उनकी जो है ना ट्रांसलेशन हुआ है कुरान का। और डॉक्टर रज़ियुद्दीन सिद्दीकी जो है ना उनको मेरे ख्याल से फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ भी मिला उनको, पाकिस्तान के वाइस चांसलर भी थे और लेटर ऑन हैदराबाद से ताल्लुक़ था इनका। तो इस तरह की बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं और ये लोग जो है ना बाहर जाके खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तो बड़ा इन्हें बहुत बड़ा लॉस है हैदराबाद के लिए कि उनकी जो है ना उनके ज़ौजा, उनकी वाइफ का इंतकाल हो जाना, ये बहुत बड़ा लॉस की बात है। अब यकीन मानिए कि जिस अंदाज में वो खातून काम किया करती थी, रातों रात बैठकर लिखा करती थी, रिकॉर्ड करवाया करती थी, तो बहुत गैर मामूली और ख़ासतौर पर रोज़नामा सियासत से बहुत ज़्यादा उनको उनसियत थी। और जब हमारे एडिटर जनाब जाहिद अली ख़ान साहब मलेशिया गए थे तो वहीं पर क़याम किया था उनके पास ही, तो बहुत ही करीबी ताल्लुक़ात थे। तो अल्लाह ताला से यही दुआ कर सकते हैं कि मरहुमा के जो शौहर हैं उनको अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए, उनके बेटे को, उनके बेटियों को सब्र जमील अता फरमाए। ये पूरा इल्मी ख़ानदान है ये। और आपको बताता हूँ कि एक दामाद इनके जो हैं वो तुर्की से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दामाद जो है मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के प्रोफेसर हैं और इनके जो फर्जंद है वो अल जज़ीरा में भी खिदमत अंजाम दिया करते थे। तो बहरहाल रोएस की बात कर रहा हूँ, वह शायर भी हैं और मुसन्निफ़ भी हैं। तो अल्लाह ताला हमसे दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी बख्शिश फरमाए, इनकी मग़फ़िरत फरमाए। और उस खातून के चेहरे पे जो मुस्कुराहट हुआ करती थी उसमें किसी को अपनी माँ की ममता नज़र आती थी। तलबा को आप देखेंगे, तलबा की बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई करती थी वो। जी बहुत बड़ी बात है ये कि तलबा को जो है ना इंकरेज करना, करके जो है लाना करना बहुत बड़ी बात है। बहुत ही चंद मादूदे इन्हें हस्तियाँ हैं, असातिज़ा है जो इस तरह की जो है ना तालीम देते हैं, पूरा इन्हें खून जिगर से जो है ना स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं। अदरवाइज सेल्फिश होते हैं बहुत सारे, लेकिन ऐसे जो है ना बहुत कम असातिज़ा हैं जो तैयार करते हैं बड़े बड़े स्टूडेंट्स को जो है ना। जी 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 तो बहरहाल नाज़रीन, एक और ख़बर की जानिब हम लिए चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक़ इसराइल और अमेरिका की जानिब से ईरान पर मुसल्लत करदा जंग से है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि किस तरह 28 यानी मार्च को इसराइल ने कि 28 फरवरी को इसराइल ने और अमेरिका ने हमला किया और फिर ईरान में सबसे पहले जो हमला बनाया गया वो एक स्कूल था। और स्कूल में आपको बता दूं कि उस वक्त 181 तालिबात या लड़कियां मौजूद थी, तो तमाम की तमाम शहीद हो गए। तो ये सबसे बड़ी दहशतगर्दी थी अमेरिका की और इसराइल की। उसके बावजूद भी अमेरिका और इसराइल ये कहते हैं कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जबकि आलमी सतह पर इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो आलमी अमन को तबाह व बर्बाद कर रहे हैं। और आपको अंदाज़ा कीजिए कि अरब और मुस्लिम बच्चों की ये नस्ल कुशी कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल जो है ना, ये जंग की पहली शुरुआत थी, यानी जो इनोसेंट बच्चों पे जो है ना हमला किया गया, उनको कत्ल किया गया। देखिए आप शुरुआत जो की गई अमेरिका इसराइल की तरफ से, तो कितने ये लोग खूनी यानी वहशतनाक के लोग जो है ना कह सकते हैं इनको,
कि मासूम बच्चों से कत्ल करके अपनी जंग की शुरुआत करते हैं जो है ना। बड़ी अफसोस की बात है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहाँ तक ट्रंप का सवाल है, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, क्योंकि ईरान ने कल जिस तरह की इंतकामी कार्रवाई इसराइल के ख़िलाफ़ की है, उसने इसराइल और अमरीकियों की नींद हराम कर दी है। और ऐसा लगता है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें नेतन्याहू जो इसराइल के वज़ीर आज़म है, वो मुसलसल बेवकूफ़ बना रहा है और ये बेवकूफ़ बनते जा रहे हैं बेचारे। तो बहरहाल अमरीकियों को बेवकूफ़ बनाने में इसराइल कामयाब हो गया है। और अब मैं समझता हूँ कि अमेरिका की जो इज़्ज़त थी, जो छवि थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई है। तालिबान ने तो अमेरिका को की अज़मत को, अमेरिका की इज़्ज़त को अपनी जूतियों के नोक पर रखा है। और आपने देखा कि किस तरह अमेरिकी सिपाही दौड़कर वहाँ से भागने लगे थे, किस तरह राह फरार इख्तियार की थी। और अब ट्रंप कहते हैं कि हम बगराम जो पोर्ट है, बगराम बंदरगाह है, उस पर भी ये अड्डा है, उस पर भी कब्जा करेंगे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होने वाला है। तो बहरहाल आपको बताना ज़रूरी है कि क़तर LNG तनसीबात पर ईरान ने हमला किया, अमेरिका का इल्ज़ाम है और इसराइल का इल्ज़ाम है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अगर ईरान दोबारा क़तर पर हमला करेगा तो फिर समझो उसकी खैर नहीं है, हम बहुत ख़तरनाक कार्रवाई करेंगे जिसका ईरान तस्वर भी नहीं कर सकता। जबकि आपको बता दूं कि फिल वक्त बौखलाहट का शिकार है डोनाल्ड ट्रंप। पेंटागन का सिद्दीक साहब, जो अमरीकी महकमे दिफा होता है, ईरान के ख़िलाफ़ जंग के लिए $200 अरब से ज़ायद बजट की दरख्वास्त की है। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि 19 दिन हो रहे हैं आज और $40 अरब का अमेरिका को ऑलरेडी नुकसान हो चुका है। जी हाँ, बिल्कुल। ये जुनूनी शख्स है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता जो है ना। और वो ले दे के बेचारा वो नेटो को जो है ना ले दे कर रहा उनको जो है ना, और आके तुम लोग साथ नहीं दे रहे मेरा। अरे जंग शुरुआत तू करा जो है ना, तू तबाही मचा रहा, नेट वाले आके ओला क्यों इन्वॉल्व होंगे? ऑलरेडी वो लोग परेशान है, पेट्रोल की तरफ से, गैस की तरफ से परेशान है। उनको बोला कि तुम लोग नहीं आ रहे, तुम लोग देख लूंगा, तुम लोग मेरा साथ नहीं दे रहे बोल के उनके ऊपर लानत मलामत करा नेटो के ऊपर। ओला क्यों आएंगे? बेवकूफ़ी की जंग है, एक तरफा शुरू कर दा, कोई वजह नहीं, कुछ नहीं, क्या नहीं, जंग स्टार्ट कर दिया। अब बोलता है कि तुम लोग आओ आके मदद करो। अच्छा, एक तरफ ये हो गया, ये बेचारे अरब कंट्री बेयारो मददगार, इनको छोड़ दिया, इसराइल के पीछे पड़ा हुआ। ये लोग बोल रहे हैं हमको कौन है बचाने वाला? और आप देखेंगे कि पाकिस्तान को इस्तेमाल किया जाने वाला है और पाकिस्तान के सरजमीन से ईरान को निशाना बनाया जाएगा, ज़मीनी हमले किए जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि तुलसी गुब्बार्ड अभी हिंदुस्तानी निज़ाद जो हैं, इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं, अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर, और अमरीकी कांग्रेस सेनेट में तो उन्हें ज़बरदस्त उनकी खिंचाई की गई है, उनको बहुत ज़्यादा जलील किया गया, रुस्वा किया गया। और उनसे कहा गया कि तुमने कहा था कि अमेरिका ने 12 दिन की जंग के दौरान ईरान के जौहरी तनसीबात को पूरी तरह तबाह कर दिया है, तो फिर अब दोबारा क्यों बहाना बनाया गया कि ईरान के पास जौहरी हथियार है या वो तैयार कर रहा है? जब तुमने तबाह कर दिया तो फिर दोबारा वो कैसे तैयार हो गया? ये तुलसी गुब्बार्ड है। और तुलसी गुब्बार्ड का ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से। तो बहरहाल बहुत अच्छी बात है, मुतासिर होना अलग बात है, मुतासिर करना अलग बात है। तो बहरहाल मुतासिर होंगे लेकिन मुतासिर नहीं कर सकते। और एक अहम बात बता रहा हूँ सिद्दीक साहब, तुलसी गुब्बार्ड ने अमरीकी सेनेट में ये कहा है कि पाकिस्तान और रूस, चीन और कुछ ऐसे ममालिक हैं, जो शुमाली कोरिया, ऐसे मिसाइल बना चुके हैं या उनके पास हो सकते हैं जिनकी रसाई अमेरिका तक होगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, इस पर ब्लैकमेल किया जाएगा पाकिस्तान को और कहा जाएगा भाई साहब आपकी जो सरजमीन है वो ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की हमें इजाज़त दीजिए, वरना आपका भी खैर नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल जो है ये तो मालूम है ना, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है तुम्हारे पास, चलो इसके ऊपर जो है ना हम जो है ना फौरन जवाब दो। तेरे पास सबसे ज़्यादा है। अच्छा, जबकि आप ताजुब करेंगे पाकिस्तान में नोबेल प्राइज के लिए सब में ज्यादा ट्रम्प के लिए जो है ना चापलूसी कर रहा है, और इज ए ग्रेट पर्सन, इज ए ग्रेट, दोनों एक दूसरे को ग्रेट कह रहे हैं जो है ना। तो अजीब व गरीब चल रही है जो है ना, देखिए लॉजिक जो है ना, ये तलवे चाटू जो चीज़ें होती हैं ना, ये ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। आपको अपनी काबिलियत से आगे बढ़ना पड़ता है। अगर आप तलवे चाटू करेंगे, जिस तरह आप देखिए यहाँ गोदी मीडिया किस तरह तलवे चाट रहा है, अब उसकी गोदी मीडिया की वजह से आज हिंदुस्तान तबाह हो रहा है। जी बिल्कुल। अगर हिंदुस्तान का मीडिया सुधर जाए ना सिद्दीक साहब, हुकूमत पर तनकीद करने लगे, तो आपको बताता हूं कि सिर्फ 15 दिन में हिंदुस्तान के हालात सुधर जाएंगे। बिल्कुल, हुकूमत भी चेंज हो जाती है, हालात भी सुधर जाएंगे, क्योंकि सच का सच सामने आ जाएगा। जो भी ईमानदारी से अगर आप शुरू करेंगे, पूरा हमारा जो मीडिया है आ जाएगा, तो असलियत पे आ जाएगा, तो हुकूमत भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल आपने सही कहा। बहरहाल इसी सही बात के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुंचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी मोहम्मद सिद्दीक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।